ओके दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी की। और डी ट्रिपल एस बी में जो 100 नंबर की पेडोलॉजी या तो शिक्षण शास्त्र जो भी है वो आपसे पूछा जाता है, तो उसकी हम लोग टोटली बात करेंगे यहाँ पे। और उसके हम लोग हर एक पहलू को अच्छे से पढ़ेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर चीज़ पढ़ेंगे। उसके अच्छे खासे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आपने अगर देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो मैक्सिमम सिर्फ सिद्धांत से नहीं बल्कि मतलब हर छोटी छोटी चीज़ अवस्थाएं से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत जगहों से इसमें क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग सीटेट या तो हर चीज़ में अवॉइड करते हैं, लेकिन इसमें हमें हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दे के एक एक चीज़ को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है, लेकिन फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और इस हिसाब से पढ़ेंगे कि हमारा टारगेट रखते हैं कि कम से कम 70 से 80 का अगर इसमें से आ जाए तब तो हम मतलब 125 या 30 का तो हमारा उसमें मेरिट जानी है। तो हमारा इसमें कोशिश होनी चाहिए कि 75 से 80 नंबर हम ला सकें, और हम लोग लाएंगे भी। बस ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, साथ में रहिए। हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी लगाएंगे, और होगा ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इसमें हर एक चीज़ पे पढ़ेंगे। शुरू हम लोग करेंगे बाल मनोविज्ञान से। सीडीपी आपका ये पोर्शन में लूँगा, और इसमें आगे चल के मैं हम लोग हर एक चीज़ पढ़ेंगे। विकास, संज्ञानात्मक विकास से लेके किसमें कैसे बाल अवस्था में, किशोरावस्था में किसमें कैसा विकास होता है, हर चीज़ को हम लोग अलग से अच्छे से पढ़ेंगे, और कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में। चलिए फिर शुरू करते हैं, बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की। ठीक है, तो ये नोट्स मैंने बता दूं कि मैंने अपने से बनाई है, एकदम ईजीएस्ट लैंग्वेज में बनाया है। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग एक बार में पढ़ोगे ही, ये मैंने मतलब क्रीम चीज़ें हर चीज़ की निकाली है, इससे बाहर भी कुछ नहीं है और पूछेगा भी यहीं से। तो आइए फिर शुरू करते हैं, आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कुछ कैसी चीज़ें याद होंगी। तो बाल मनोविज्ञान, ठीक है, जैसा कि दो शब्दों से मिलकर बना, बाल अर्थात बालक। और बालक की किस अवस्था की बात की गई है? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की आयु की बात की गई है इसमें। और मनोविज्ञान का अर्थ है मन का विज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान का तात्पर्य हुआ विज्ञान की उस शाखा से है जो बालक के मन का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करती है। अब मन का अध्ययन का मतलब यहाँ पे हुआ व्यवहार, और व्यवहार का मतलब एक्टिविटीज़, कि बालक किस स्टेज में कैसी एक्टिविटी करता है, उसकी एक्टिविटियों को देखते हुए हम अध्ययन करते हैं कि आखिर उसमें मतलब क्या चीज़ की ज़रूरत है। जैसे बालक क्या होता है, जैसे उसको भूख लगती है, ठीक है ना, वो बोल तो सकता नहीं, उसकी अपनी कोई भाषा तो होती नहीं है उस टाइम। तो उस टाइम वो जो अपनी एक्टिविटीज़ करता है, तो उस एक्टिविटीज़ को हम लोग अध्ययन करते हैं। उसी अध्ययन को यहाँ पे नाम दिया गया है बाल मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान की बात करते हैं तो पहले हम लोग मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान, और इसका जनक कौन है? इसके जनक हैं अरस्तु साहब। अब ये आपको याद कैसे होगा? ठीक है, ये बताता हूँ। अब जिसे मनोविज्ञान आता है वो तो ठीक है, अब जिसे मनोविज्ञान नहीं आता, मनोविज्ञान सुनता है, कहता क्या है? अरे। अब अरे से कौन बना? अरस्तु, और अरस्तु ने बनाया मनोविज्ञान। तो ऐसे चीज़ों को एक साथ मतलब जैसे कहते हैं अटैच करके, ठीक है ना, अटैच करके पढ़ेंगे हम लोग चीज़ों को, तो हमको याद भी रहेगा और हम लोग भूलेंगे भी नहीं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, आप लोग मनोविज्ञान तो समझ लिया कि अरस्तु हैं। अब बाल मनोविज्ञान कैसे याद होगा? बाल मनोविज्ञान में आखिर हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ कि बालक की जो मन का विज्ञान था, ठीक है ना, उसका अध्ययन करके उसको डिट्टो वैसे ही पेस्ट कर दिया गया। अब पेस्ट किया किसने? पेस्टोलॉजी साहब ने। और इनके जो जनक है बाल मनोविज्ञान के, वो है पेस्टोलॉजी। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। कुछ परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा हम लोग सब तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग पढ़ें। अब जैसे क्रो एंड क्रो है, हर जगह इन्होंने डेफिनेशन दी है, तो इनकी मतलब पूछने के जो चांसेस है वो बनता है, और ठीक ठाक भी देते हैं। चलिए इनकी परिभाषा देख लेते हैं। तो बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भाकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मतलब ये जो बाल मनोविज्ञान है, ये कब तक? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी परिवर्तन आते हैं, हर चीज़ का अध्ययन हम लोग करते हैं गर्भाकाल से लेकर गर्भाकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक। अब ये हम लोग को याद कैसे होगा? चलिए आप लोग को ये भी बता देते हैं। देखिए, गर्भाकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करते हैं, ठीक है। अब जब बालक स्टार्ट में रहता है, नया नया रहता है, तो क्या करता है? बहुत रोता है, जिससे होती है चिढ़न। और चिढ़न हमें किससे होती है? कौआ, क्रो की आवाज़ से भी हमें चिढ़न होती है। तो ऐसे आपको चीज़ों को कोरिलेट करना एक दूसरे से कैसे याद होगा? क्योंकि बालक जो गर्भाकाल से जब जन्म लेता है तो किशोरावस्था तक बहुत बोलता है या तो बहुत रोता है। और बहुत बोलते कौन है? कौवे बहुत बोलते हैं, जिनसे हमें चिढ़न होती है। अगला क्वेश्चन, अब अगला परिभाषा। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्व अवस्था तक करता है। अब ये कहा है जेम्स ट्रेवर साहब ने, ठीक है। अब ये आपको कैसे याद हो गया? फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी आप लोगों ने देखी है?
चलिए अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, इससे ले लीजिए कि जब हम लोग छोटे रहते हैं, ठीक है ना, तब जब हम लोग साइकिल, तब तो हम लोग साइकिल ही चलाते हैं या तो अपने बड़ों के साथ बैठते हैं, जब वो क्या गाड़ी अच्छी चलाते हैं तो लगता है कि अरे वाह क्या तेज़ चलाते हैं, एकदम स्पेशलिस्ट हैं, नहीं परिपक्व हैं। तो परिपक्व कौन? ड्राइवर। जब बाल मनोविज्ञान में परिपक्व अवस्था की बात हो तो वो आपकी किसने कहा है? ड्राइवर साहब ने कहा है। अब विकासात्मक मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्या है ये, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है, इसके जनक कौन है, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान के विकास का अध्ययन केवल किशोरावस्था तक करता है। जैसे कि आपको ऊपर मैंने बताया है कि बाल मनोविज्ञान जो है प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन करता है, लेकिन विकासात्मक मनोविज्ञान विकास का अध्ययन जन्म पूर्व से लेकर जीवन पर्याप्त करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा विकास है वो बस हमारे किशोरावस्था तक होता है। मानव हर उम्र में हर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, और जब वो सीखेगा तो उसका विकास तो होगा ही होगा। तो हम सिर्फ किशोरावस्था तक अध्ययन क्यों करें, आगे का कौन करेगा? तो फिर इसीलिए विकास हुआ विकासात्मक मनोविज्ञान का, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से लिख लीजिएगा, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जितने भी लिखे गए हैं सब क्रीम चीज़ें हैं, आपको एक बार में समझ जाएंगे और ज़रूरी भी हैं। बात करते हैं परिभाषा की, ठीक है। बाल विकास मनोविज्ञान का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है, ठीक है। मतलब अभी जैसा आपकी मैंने बताया कि हर स्टेज पे कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं, बालक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग मृत्यु तक के जितने भी, ऐसा थोड़ी नहीं है कि जब हम लोग बुढ़े हो जाते हैं तो कुछ सीखते नहीं, हम लोग जरूर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, विकास होता ही रहता है। तो इसमें गर्भावस्था से लेकर जब तक हम लोग की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक का हम लोग अध्ययन पूरा करते हैं। अब ये आपको कैसे याद होगा? मृत्यु से हमें लगता है डर, और डर से बने डार्विन साहब। तो बाल विकास के व्यवहारिक जब मृत्यु पर्यंत तक के अध्ययन की बात करें तो वो है डार्विन साहब। अब हाँ, एक दो आपको याद भी करनी पड़ेंगी, जैसे हर्लॉक साहब, ये तो बहुत बोलते हैं, इनका तो याद करिएगा क्योंकि यह इन्होंने हर चीज़ में डेफिनेशन दी है और ठीक भी है, मतलब ठीक ठाक भी देते हैं। चलिए आइए इनका पढ़ लें। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत होने वाली मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है। ये किसने कहा? हर्लॉक साहब ने कहा। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि हर अवस्था में मृत्यु से पहले जितनी भी विकास की जितनी भी मनुष्य की अवस्थाएं होती हैं सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहता है, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है ना। तो उन सीखने के हिसाब से परिवर्तन आते रहते हैं और उन्हीं परिवर्तन का अध्ययन ही बाल विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग को, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो है हमारे पियाजे साहब। अब यहाँ पे हमने आपके लिए पियाजे और वाइगोत्स्की के लिए कुछ शब्द, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन चलिए जब ये आपको पढ़ाया जाएगा, इनके बारे में पढ़ाएंगे तभी आपको बता देंगे, ठीक है। अवस्थाएं की बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है, 4 से 5 क्वेश्चन आराम से पूछा जाएगा। सिर्फ यही नहीं, DSSS सीटेट यूपीटेट हर जगह इससे क्वेश्चन आते हैं और हमने कोशिश की है कि हर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका छोटे से छोटे चीज़ों का ध्यान देते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। मानव विकास की मुख्यतः अगर पूछे मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं तो वो 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर शैक्षिक विकास के दृष्टिकोण से पूछे तो वो बस 3 होती है, वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था होती है, ठीक है ना। क्योंकि गर्भावस्था में हमारा कोई शैक्षिक विकास तो होता नहीं। हाँ, अभिमन्यु उसके अपवाद हैं क्योंकि उन्होंने गर्भकाल में ही सीख लिया था कि कैसे भेद करना है चक्रव्यूह को, ठीक है। मतलब ये पूछेगा नहीं, मैंने बता दिया कि उन्होंने गर्भावस्था में ही सब कुछ सुन लिया था जब अर्जुन कहानी सुना रहे थे अपनी पत्नी को। तो अब बात करते हैं हम लोग पहली अवस्था, गर्भावस्था में कैसे विकास होता है बालक का, ठीक है। तो पहला इसका डिब्बावस्था, पिंडावस्था, फिर भ्रूणावस्था। बात करते हैं डिब्बावस्था की, तो अंडाणु के निषेचन के बाद लगभग 2 सप्ताह तक की चलती है। भाई ये टाइम पीरियड याद रखना, लगभग 2 सप्ताह तक चलती है, मतलब आपको ये टाइम पीरियड याद रखना, ये फैक्ट है, ये सीधे आपसे पूछता है कि डिब्बावस्था कब तक चलती है, तो ये आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस दौरान संयुक्त कोष निषेचित अंडाणु बाहर से लगभग ना के बराबर पोषण प्राप्त करते हैं, कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको सीधे बताता जाऊँगा। अंडकोश द्रव्य से ही भोजन प्राप्त करते हैं और अब तक माता से जुड़े नहीं होते। ये क्वेश्चन आपको सीधा पूछा गया कि अंडकोश कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं? द्रव्य से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस अवधि के दौरान यह लगभग अपरिवर्तित ही रहता है, ठीक है। संरचना में लगातार बदलता रहता है तथा निषेचित क्रोमोसोम लगातार खुद को विभाजित करता रहता है। चलिए ठीक है। निषेचन के लगभग 10 दिन बाद निषेचित अंड गर्भाशय की दीवार के आसपास रक्त नलिकाओं से जुड़कर पोषण का एक नया माध्यम पा लेता है। ये 10 दिन जो है ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस दौरान अगर अंडाणु खुद को गर्भाशय के दीवार से जुड़ नहीं पाते तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ उसमें होता क्या है। देखिए क्या है, लगभग 2 सप्ताह जब अंडाणु के निषेचन के बाद क्या होता है, एक मटर लाइक स्ट्रक्चर की, हार्ड स्ट्रक्चर की संरचना होती,
मतलब का विकास होता है, ठीक है। अब हम लोग सभी जानते हैं कि हमें पोषण की ज़रूरत तो पड़ती है, बिना पोषण के तो किसी चीज़ का विकास होता नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये जो मटर लाइक संरचना रहती है ये द्रव्य से भोजन प्राप्त करती है, चलिए ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है 10 दिनों बाद ये माता के रक्त नलिकाओं से जुड़कर पोषण का नया माध्यम बना लेती है, जिससे फिर इसका आगे धीरे धीरे विकास होगा। अब इस दौरान अगर ये माता के रक्त नलिकाओं से नहीं जुड़ पाया तो ये निष्क्रिय हो जाता है, जिसे हम लोग मिसगैरेज कहते हैं। तो मिसगैरेज की अवस्था कौन सी होती है? वो आपकी डिब्बावस्था है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं पिंडावस्था। सीधा आपसे खड़ा खड़ा पूछता है कि गर्भावस्था की दूसरी अवस्था है कौन सी? पिंडावस्था, जो निषेचन के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर 8वें सप्ताह तक चलती है। पॉइंट्स फैक्ट्स तो भूलना ही नहीं किसी भी हाल में, सीधे पूछेगा। 6 हफ्तों तक चलने वाली अवस्था में कोशिकाओं का समूह एक लघु मानव में बदल जाता है। सीधे पूछेगा लघु मानव में पिंडावस्था में कब तक में, या तो फिर कब किस अवस्था में बदलता है? तो ये आपको 6 हफ्ते में पिंडावस्था में होता है, ठीक है। इस अवस्था में आवल, नाभिनल, गर्भ झिल्ली का विकास होता है, जो विकसित हो रहे शिशु की सुरक्षा का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। शिशु की सुरक्षा का काम कौन करता है? गर्भ झिल्ली, नाभिनल या आवल, ठीक है। किस अवस्था में होता है? ये पिंडावस्था में होता है। ये चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कोश समुच्चय का आंतरिक भाग 3 परतों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इनसे इन तीनों परतों से शिशु की क्या क्या मतलब किस संरचना का मतलब क्या कहते हैं उसे, ऑर्गन का कितना विकास होता है, ठीक है। अब बाह्य परत की बात करते हैं। शिशु की बाहरी त्वचा, बाल, नाखून, स्नायुमंडल एवं संवेदी कोश का विकास ये आपके बाह्य परत से होता है। मध्य परत की बात करते हैं। त्वचा की आंतरिक परत एवं मलमूत्र विसर्जन अंग तथा रक्त संचारक मांसपेशियों का विकास मध्य मंडल से होता है, आंतरिक परत। लार ग्रंथि, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और जिगर तथा थायराइड ग्रंथि का विकास ये आपके आंतरिक परत से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं भ्रूणावस्था की। भ्रूणावस्था में 9वें सप्ताह से लेकर प्रसव के पहले की अवस्था, मतलब 9वें सप्ताह से शुरू हो जाती है और जन्म के पहले तक की अवस्था भ्रूणावस्था मानी जाती है। विकास की दृष्टिकोण से बाकी अवस्थाओं से कम महत्वपूर्ण, चलिए ठीक है। इस अवस्था में विकास की गति धीमी एवं पिंडावस्था में मानव शिशु का रूप ले चुके शिशु के अंग में तेजी से वृद्धि होती है। अंगों में तेजी से वृद्धि किस अवस्था में होती है? तो वो आपका भ्रूणावस्था है, ठीक है। 9वें सप्ताह में मानव शिशु का सिर का अनुपात बाकी अंगों के अनुपात में 45% होता है, ठीक है। जन्म से पहले 40वें सप्ताह में यह अनुपात 45% हो जाता है। फैक्ट है ये दोनों आप लोग मोटा मोटा याद रखिएगा। अब चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें आखिर होता है। चलिए एक बार इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि क्या कैसे होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं पहली अवस्था में। पहली अवस्था कहाँ गई? आ जाओ। डिब्बावस्था में क्या होता है कि जो मटर लाइक संरचना बनती है, जो हार्ड रहती है, ठीक है ना, जो माता के रक्त नलिकाओं से जुड़ती है 10 दिन के बाद। ये याद रखिएगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है पिंडावस्था में लघु मानव, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मानव का ही बालक है, उसकी एक संरचना, मानव लाइक संरचना कुछ का विकास जो होता है इसमें हो जाता है पिंडावस्था में। और नीचे सबसे आपकी भ्रूणावस्था में क्या होता है? देखिए भ्रूणावस्था में ये होता है कि जो मानव लाइक संरचना का विकास होता है उसके सारे अंगों का जो विकास है वो भ्रूणावस्था में होता है। सबसे पहले किस अंग का विकास होता है? वो है आपका सिर, फिर नीचे रीढ़ की हड्डी और फिर स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे ही आपके ब्रेन के सारे अंग, फिर धीरे धीरे ऐसे विकास होता है। आगे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको लिखवाऊंगा अभी, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले किस अंग का विकास होता है, या तो सबसे पहले किस अंग में बालक काबू पाता है। इस सब आपसे सीधे क्वेश्चन पूछे गए DSSSB 2017-18 बैच में। आप लोग सीधे खोल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिएगा। बात करते हैं सेकंड अवस्था जो है शैशवावस्था, ठीक है। अब शैशवावस्था की कुछ परिभाषा देख लेते हैं। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है, उसके बाद बचपनावस्था प्रारंभ हो जाती है जो 2 वर्ष तक चलती है। ये है फिर से कहा है हार्डलॉक साहब ने। अब देखिए इन्होंने किस बात मतलब किस बेस पे विभाजन किया है इसका, आइए आपको एक बात ये बता देता हूँ। देखिए क्या होता है ना, असल में जब बालक माँ के गर्भ में रहता है, ठीक है, माँ के गर्भ में रहता है, वो माँ से ही पोषण पाता है, हर चीज़ उसे माँ से ही प्राप्त होती है। लेकिन जब वो बाह्य वातावरण में या तो असली जीवन के वातावरण में आता है तो उसे अडॉप्टेशन करना पड़ता है, नई नई चीज़ों को लेके, उससे अपने बॉडी को लेके मतलब अडॉप्ट करती है नई नई चीज़ों को, ठीक है। तो क्या होता है जब नॉर्मल बालक जब जन्म लेता है तो 2.5 से 4 किलो का नॉर्मल होते हैं, ठीक है। लेकिन इन 2 सप्ताहों में उनका ये वजन जो होता है वो घटता है। क्यों होता है? वो अडॉप्टेशन की वजह से, वो बाह्य वातावरण की वजह से। तो इसीलिए जो हार्डलॉक साहब ने इन्होंने इसको इस बेस पे विभाजित किया है। अब आइए अगले डेफिनेशन देख लेते हैं।
शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक होती है, ये कुप्पू-स्वामी ने कहा है। मान लीजिए एग्जामिनर का मूड किया, कुप्पू-स्वामी नाम अच्छा है नहीं, तो याद रखिएगा आप लोग। शैशवावस्था औसतन जन्म से 6 वर्ष तक चलती है। इसमें बालक की इंद्रियां काम करने लगती हैं, जिसमें बालक चलना, बोलना, रेंगना सीखता है। ये है क्रो एंड क्रो महाशय। अब इनको कैसे याद रखेंगे? चलिए, इंद्रियां इंद्रदेव से ले लेते हैं एग्जाम्पल। पहले उनसे माफ़ी मांग लीजिए अगर कुछ हम लोग गलत उनके बारे में बोल दें, बहुत क्रोधित होते हैं वो, ठीक है। तो हाँ, इंद्रदेव को काम क्या है? जब भी कोई सुंदर कन्या देखें उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, रेंगना शुरू कर देते हैं। और बोलते कौन है? कौवे बहुत बोलते हैं। तो हम लोग ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हैं कि इंद्रदेव जो हैं वो कौवे से कम नहीं, कौवे की तरह वो भी बहुत बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। अब बात करते हैं शैशवावस्था की। शैशवावस्था में भी दो अवस्थाएं हैं, पॉर्चुनेट अवस्था और नियोनेट अवस्था। पॉर्चुनेट अवस्था में क्या होता है? देखिए, अब बच्चे को नाल से काटकर माँ से अलग कर दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि जब नया बालक होता है तो माँ से उसकी नाल जुड़ी होती है। इस अवस्था में उसको काट के अलग करते हैं, ठीक है। अवस्था जन्म से 15 से 30 मिनट तक चलती है। अब एग्जाम में कभी ये पूछ लेता कि 15 से 30 मिनट तक कौन सी अवस्था चलती है, तो हमारा दिमाग तो बंद हो जाता कि इतनी तो कोई अवस्था भी नहीं होती है, लेकिन होती है। आपसे याद रहेगा आप लोग को। अब बात करते हैं नियोनेट अवस्था की, ठीक है। नियोनेट का तात्पर्य है नवजात शिशु। अगर सीधा पूछता है तो फैक्ट है। पॉर्चुनेट के बाद मतलब 30 मिनट के बाद से ये प्रारंभ होती है। हरलाख साहब ने इसको 2 सप्ताह तक माना है और बाकी अन्य वैज्ञानिक ने 3 या 5 वर्ष तक मानते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए, इसको याद रखिएगा। शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था या पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकल के बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है, समझे। जो अभी अब मैंने आपको ऊपर बताया कि शिशु जो रहता है गर्भाशय में रहता है तो माँ से उसको हर चीज़ प्राप्त होता है, तो ठीक है। तो और उस समय माँ का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा जाता है कि नहीं, हर चीज़ लिमिट मात्रा में एकदम अच्छे से ख्याल रखा जाता है। लेकिन जब वो वाह वातावरण में आता है तो अब हर चीज़ तो हम रोक नहीं सकते, मतलब कोशिश तो पूरी करते हैं, लेकिन एयर के थ्रू बहुत कुछ जाता रहता है, तो उसका प्रयास करता है समायोजन का वाह वातावरण से, ठीक है। इसीलिए इसको शैशवावस्था को पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट कहते हैं। आइए इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। शैशवावस्था की विशेषता: अपरिपक्वता, बिल्कुल। पराश्रितता, ठीक है। मूल प्रतीत्यात्मक व्यवहार, हंसना, रोना, चूसना, यही सब होता है। संवेदनशील बहुत ज़्यादा, थोड़ी गर्मी में गर्मी और थोड़ी ठंडी में ठंडी लगने लगती है बालकों को, ठीक है। व्यक्तित्व विभिन्नता, जो एक जुड़वा होते हैं ना, उनमें भी जो दोनों होते हैं वो भी अलग पाए जाते हैं। हर एक मनुष्य अलग होता है इस पृथ्वी में, ठीक है। तो इसका तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, 5 से 6 नंबर D++ में आपसे पूछेगा ही पूछेगा इसमें। अब बात करते हैं बचपनावस्था की विशेषताएं। 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक चलती है ये, ठीक है। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास, मतलब ग्रेजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शैशवावस्था में जो विकास तेजी से हो रहा होता है, बचपनावस्था में वो ग्रेजुअल होता है, मतलब आराम आराम से विकास होता है, लेकिन उस स्पीड से नहीं होता है, ठीक है। अगला, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति, मतलब रिपीटेशन। अपने जो बड़े हैं उनको देख के जो रिपीट करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को देख के कि ये ऐसे चलते हैं या तो ये ऐसे बोलते हैं, उनको देख कर रिपीटेशन जो होता है वो बचपनावस्था में होता है। आत्मकेंद्री व स्वप्रेमी, बालक जो भी करता है वो खुद के लिए करता है। भैया हम पहली बार आत्मकेंद्रित मतलब बालक जो भी कार्य करेगा वो खुद के लिए करेगा, खुद से ही बालक प्यार करता है। मिठाई लाए हो वो भी हमारे लिए, खिलौना भले दूसरे का, वो हमको चाहिए तो चाहिए, नहीं दोगे तो हम रोके पूरा आसमान सर पे उठा लेंगे। अब नैतिकता का अभाव। नैतिकता क्या होता है? बालक से पूछोगे तो आपको बाल पकड़ के खींच लेगा, यही है नैतिकता। नैतिकता तो बिल्कुल नहीं होती। अनुकरण की प्रवृत्ति, हाँ जी बिल्कुल। मानसिक प्रक्रियाओं में विकास में तीव्रता, क्या होता है ना कि इस समय जो जिज्ञासा होती है ना, बालक को जिज्ञासा शुरू हो जाती है हर चीज़ जानने के लिए, जिससे उससे मानसिक प्रक्रियाओं का विकास में जो है वो तीव्रता हो जाती है। उपनाम, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है ये उपनाम। उपनाम तो आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कुछ पूछे या ना पूछे ये ज़रूर पूछेगा आपसे। अजीबोगरीब अवस्था, ठीक है। खतरनाक अवस्था, क्यों? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है बालक की मृत्यु की दर किस अवस्था में सर्वाधिक होती है, तो वो यही है, शैशवावस्था या बचपनावस्था। मैंने दोनों क्यों लिखा? अगर क्वेश्चन आपके ऑप्शंस में बचपनावस्था है तो आप इसको वरीयता देंगे, और अगर ये नहीं है तो आप शैशवावस्था की तरफ ही जाएंगे। आत्मनिर्भरता की अवस्था, बालक अपने पैरों में खड़ा होता है, थोड़ा बहुत करने लगता है, तो ठीक है ना, उसमें जिज्ञासा हो जाती है तो वो खुद से चीज़ें करने लगता है, खुद से हर चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगता है, ठीक है ना। प्रिय लगने की उम्र, अगर अभी हम लोग नहीं जान रहे होते तो प्रिय लगने की उम्र हम लोग किशोरावस्था तो पक्का लगा के आते। क्यों? क्योंकि हमें कोई लगता है प्रिय तो हम किसी को प्रिय लगते हैं किस अवस्था में? किशोरावस्था में। लेकिन अब नहीं भूलिएगा, बहनों से लड़ने की उम्र, वैसे वो ये इसकी तो कोई उम्र नहीं होती, जब लड़ो तब अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी बहनों से लड़ने की जो मुख्य उम्र होती है वो बचपनावस्था होती है। नाजुक अवस्था, बिल्कुल संवेदनशील होते हैं बहुत ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है तो नाजुक तो होती ही हैं। अब शैशवावस्था में विकास देख लेते हैं, जन्म से 6 वर्ष तक शारीरिक विकास पहले देखते हैं, ठीक है ना। भार, ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, जन्म के समय जो बालक का भार बालिका से अधिक, बराबर या कम, या इनमें से कोई नहीं। ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन DSSB 2017 या 2018 में पूछा गया है, तो इसको भूलिएगा नहीं। लंबाई की बात करें तो जन्म के समय औसत लंबाई 50 सेंटीमीटर, प्रथम वर्ष के अंत में 67 टू 70 सेंटीमीटर, सेकेंड वर्ष के अंत में 77 टू 82 सेंटीमीटर, और 6 वर्ष के अंत में लगभग 100 से 110 कर लीजिएगा इसको, 110 सेंटीमीटर हो जाती है लंबाई। भूलिएगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। लंबाई, भार, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं यहाँ पे आपको निकाल के बाहर से पढ़ाई जा रही है, और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 2-3 बार आप नोट्स, एक बार अच्छे से नोट्स बना लेना, एक बार पढ़ लेना। मैं नहीं कह रहा वीडियो आप बार बार देखना, आप पढ़ लेना, बस आप लोग को याद हो जाए, कहानी की तरह है पूरा। जब आपको एक क्विक रिवीजन मैं लूँगा किसी दिन ना, तो उस दिन देखिएगा, आप लोगों की कहानी की तरह पूरा सब सुनाऊँगा। बात करते हैं अब सिर की, ठीक है ना। इसमें मैंने 1-2 पॉइंट छूट गया है मुझसे, तो मैं उसको आपको आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखवाऊंगा अवस्थाएं खत्म होने के बाद, जो मुझसे छूटी मैं उसमें लिखवा दूंगा। सिर की बात करते हैं, नवजात के शिशु की लंबाई उसके शरीर के कुल 1/4 होती है। फैक्ट है, याद रखिएगा। पहले 2 वर्ष में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, उसका भार मतलब सिर का भार शरीर के भार के अनुपात अधिक होता है। अब मांसपेशियों की बात कर लेते हैं। शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर का कुल 23% होता है। फैक्ट है। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं दुगुनी और टांगे 1.5 गुनी हो जाती हैं। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। 6 वर्ष की आयु में मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मांसपेशियों में लचीलापन किस वर्ष की आयु से आ जाता है? 6 वर्ष की आयु से। अब दांत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। 6 माह में दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। आगे के निचले वाले दांत, मतलब नीचे के आगे वाले जो दांत होते हैं वो पहले निकलते हैं। 1 वर्ष में 8 दूध के दांत निकल आते हैं, और 4 वर्ष में पूरे के पूरे दूध के दांत निकल आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ लग रहा है फ्यूचरिस्टिक हैं। एडलर साहब बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं। आइए इन्होंने क्या कहा थोड़ा जान लेते हैं। जन्म के कुछ माह बाद ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में बालक का स्थान क्या है। अब किसने ये भविष्यवाणी की है? ये एडलर महोदय ने की है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब बात करते हैं मानसिक विकास की। शारीरिक हो गया, मानसिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देख लीजिए आप लोग। समझने की क्षमता, चिंतन, स्मरण, ध्यान केंद्र, निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब होता है बालक कोई भी चीज़ को लेता है हाथ में, ये कैसे है, क्यों है, एकदम घुमा फिरा के देखता है। मन किया तो तोड़ के भी देखेगा, लेकिन देखेगा ज़रूर। तो वही होता है निरीक्षण, अच्छे से उसको एनालाइज करना। एनालाइजेशन इन निरीक्षण। विचार, तर्क तथा समस्या समाधान। समस्या समाधान भी जो है हमारा, इसका भी विकास हो जाता है थोड़ा थोड़ा ही। हाँ, इन सभी क्रियाओं में प्राणी में चेतना व समझ आती है। ये देखिए आपसे ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि मानसिक विकास से प्राणी में क्या किस किस चेतना व डैश का विकास होता है। ये भी आपके 2017-18 में ही, दोनों में से किसी में है, क्योंकि मैं दोनों का मैंने देखा है, उसके हिसाब से मैं अपने क्वेश्चन पेपर्स तैयार कर रहा हूँ। उसके हिसाब से सारे नोट्स तैयार हो रहे हैं, और प्रैक्टिस भी उसी के हिसाब से तैयार होंगी सारी। तो चलिए आइए अब बात करते हैं कि किस एज में या तो कितने मंथ में क्या कैसे विकास होता है। अब जन्म से 2 सप्ताह तक शारीरिक दशाओं के अनुसार प्रतिवर्ती क्रियाएं। भूख लगने पे क्या करता है बालक? रोता है, हाथ पटकता है, और जब प्रसन्न रहता है तो हंसता है। तो वो शारीरिक दशाओं के हिसाब से अपनी प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। तीव्र रोशनी और तेज आवाज़ की ओर ध्यान केंद्रित, ये भी आपसे सीधे सीधे पूछा गया है, और ये भी होता है 2 सप्ताह के अंदर, ठीक है। अब बचपनावस्था में बात करते हैं 1 मंथ में। ये आप लोग बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि ये सब लिखे गए पॉइंट्स ये आपसे सीधे पूछता है। अस्पष्ट ध्वनि मुख से कब निकलती है, या तो बालक बड़बड़ाना कब शुरू करता है, या तो बालक हाथों से कब, ये आपसे सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सीधे ऐसे ही पूछता है आप लोग। तो एक बार ध्यान दे के अच्छे से इन सबको लिख लीजिए या तो देख लीजिए। तो बात करते हैं पहले महीने में। सुख दुख का अनुभव होने लगता है, आसपास के व्यक्तियों की उपस्थिति अनुपस्थिति का महसूस होने लगता है। गोद में जाने के लिए जो बालक हाथ उठाते हैं ना कि नहीं हमको ले लो, तो वो जो होता है वो 1 मंथ में प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब बात करें सेकंड 2 मंथ में क्या होता है? अस्पष्ट ध्वनि मुख से निकलना प्रारंभ हो जाता है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे मंथ में क्या होता है, तो वस्तु को हाथों से कसकर पकड़ना शुरू हो जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शंस में। सारे जितने भी अभी तक मिलेंगे मैं सारे के सारे डाल दूंगा, और उस आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए मैं डालता रहूँगा उसमें, जो ज़रूरी है मुझे लगेंगे। खुद मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ज़रूरी लगेंगे कि हाँ ये पूछ सकता है, तो मैं उसको करूँगा ज़रूर। हाँ, तो हेडलॉक साहब ने फिर यहाँ पे कुछ कहा है, आइए देख लेते क्या कहा।
तीन माह के आयु के बालक उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रियाओं प्रदर्शित करता है, विचित्र स्थिति के प्रति सचेत है, उठाने पर समायोजन करता है। अब देखिए क्या होता है, ये इन्होंने क्या कहा, उठाने पर समायोजन। जब छोटा बालक रहता है उसको हम उठाते हैं तो वो ऐसे नॉर्मली उसका कोई वो नहीं रहता, ठीक है ना। लेकिन जब 3 महीने का बालक हो जाता है उसको हम लोग उठाते हैं तो वो भी खुद को संभालने की कोशिश करता है, हमें पकड़ता है किसी ना कि वो गिरे ना, समायोजन खुद को करता है उस हिसाब से। तेज़ आवाज़ के प्रति वो प्रतिक्रिया करता है, ठीक है ना। कोई चीज़ तेज़ सी गिरेगी, तेज़ आवाज़ है, तेज़ रोशनी के खिलाफ मतलब वो तुरंत उसके खिलाफ प्रतिक्रिया करता है। ये सब कब शुरू हो जाता है, हर्लॉग साहब ने कहा कि ये 3 महीने में शुरू हो जाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन आप सीधे पूछता है। ध्यान व विवेक की योग्यता का विकास होने लगता है कितने उम्र के बालकों में, तो वो 3 माह के। सीधे आपसे ऐसे ही पूछता है। अब फिर बात करते हैं 4 महीने में क्या होता है। क्रोध व स्नेह में अंतर समझने लगता है। कौन उधर क्रोध से बोल रहा है कुछ, या तो कौन प्रेम से बोल रहा है ना, वो उसमें जो है अंतर वो 4 महीने में समझने लगता है। जिज्ञासा का भाव कब से देखा जाता है, तो वो आपका 4 मंथ है। भाषा का विकास हो जाता है, मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन भाषा का जो विकास है ना वो बड़बड़ाने से ही शुरू हो जाता है। जब बालक बड़बड़ाना शुरू करता है तो उसे नींव माना जाता है। इस आधार पर यहाँ पे कहा गया कि भाषा का विकास हो जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए और ऑप्शन में 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ रहे तो 4 मंथ ही होगा। बात करते हैं 5वें मंथ की। माँ को अच्छे से पहचानने लगता है, माँ के साथ प्रश्न, अलग होने पर कंपन, ठीक है। और 6वें महीने की बात करें तो अनुकरण क्षमता का विकास हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, तो बाकी अब कल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग की क्लास डेली हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे और डेली आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। देखिए क्या है ना, इसमें सिद्धांतों से ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं ना वो ऐसे ही डीप में पूछे जाते हैं। बालक बड़बड़ाना कब शुरू कर देता है, बालक चीज़ों को कसकर पकड़ना कब शुरू कर देता है, या तो फिर बालक हंसना कब शुरू कर देता है। ये सब जो क्वेश्चन है ना, आपको अगर 5 से 7 नंबर भी आएंगे तो वो मायने रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम छोड़ेंगे नहीं, कहीं से भी कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। मैं अच्छे से पूरी नोट्स बना रहा हूँ और विकास एवं वृद्धि की तो अच्छी खासी नोट्स बन ही रही है लगभग। तो तैयार रहिए आप लोग, एक बार बस अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी आपको नोट्स मैं अपने टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम के चैनल में जो डेली पढ़ाऊंगा उसकी नोट्स जो होंगी आपको PDF में प्रोवाइड हो जाएंगी। वीकली टेस्ट होंगे, अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। और हाँ, कुछ अगर नया सीखने को या पढ़ने को मिला हो तो चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आगे फिर हम लोग कुछ अच्छा ही पढ़ते हैं। चलिए।